एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपकी जान की रक्षा करने वाले डॉक्टर्स किसी पर आखिरकार हमला कैसे कर सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में सरकारी डॉक्टर्स ने हुंकार भरी, ओपीडी बंद रखने की नौबत आ गई। इसी बीच लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें आरोप लगाए गए कि हड़ताल के दौरान कई जूनियर डॉक्टरों ने अपने साथियों के साथ दुकान में तोड़फोड़ की। हमले में 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। हाथ में एप्रन और सिर पर सफेद पट्टी। सीसीटीवी में नजर आ रहे इन चेहरों को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं कि ये लखनऊ के नामी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने हड़ताल के दौरान पास के एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और काफी देर तक हंगामा करते रहे। पूरे वाकये की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि एक जूनियर डॉक्टर से डीओ को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर ने मौके पर अपने साथियों को बुला लिया। सबको वहाँ पे जितने भी प्लाकार्ड आए उनको मारा, हमारे स्टाफ को मारा है और जो बाहर भी हमारे व्यापारी हैं उनको व्यापारी। मारपीट का यह मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में पीड़ित दुकानदार की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि शिकायत में यह लिखा गया है कि मेडिकल छात्रों के झुंड ने दुकान पर हमला किया। मेडिकल स्टूडेंट गए थे कुछ सामान, पहले दुकानदार काट किए, उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके कुछ लोगों को बुलाया, वहाँ पे दुकान के अंदर मारपीट हुई है और इस संबंध में जो दुकानदार की तरफ से तहरीर आई है उसका पंजीकृत किया गया है। जिनको चोट लगी थी उनका मेडिकल कराया जा रहा है, विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने स्टूडेंट्स लिख करके दिया है मेडिकल छात्र, उनका जो सीसीटीवी देख करके उसको चिन्हित किया जा रहा है और इसके लिए जो हॉस्पिटल संस्थान प्रशासन है उसका सहयोग किया जा रहा है। तो सीधे चलते हैं लखनऊ। इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी अविनाश के पास। अविनाश, ये जानने चाहेंगे, पुलिस में शिकायत तो दर्ज की गई है, पर ये क्या हड़ताली डॉक्टर थे और किस बात से दुकानदार से इतने नाराज हो गए कि उसके साथ मारपीट करने लगे? देखिए दीपक जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, उसके विरोध में आज एसपीजीआई, किंग जॉर्ज और लोहिया के जो डॉक्टर्स थे वो हड़ताल पर बैठे थे। जो जानकारी मिली है और जैसा कि पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें ये बात साफ कही गई है कि जो लोहिया के डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स आज हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स पहुँचते हैं एक दुकान पर, वहाँ वो डिओड्रेंट खरीदने पहुँचते हैं, लेकिन चूंकि वो डिओड्रेंट खोलकर उसको स्प्रे करने लगते हैं। दुकानदार ने जब उनको टोका, मना किया, तो दुकानदार का ये आरोप है कि उन डॉक्टरों ने अपने साथियों को बुलाया और सबके सामने ही उनके साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की गई। हालांकि उसके बाद जो तमाम वहां के आसपास के जो दूसरे दुकानदार थे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, वहां पर प्रदर्शन किया और पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस में इस बात की शिकायत की गई कि ऐसा ऐसा मामला वहां पर हुआ है। हालांकि बाद में पुलिस ने पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। और अब अविनाश, ये बताइए, ये कैसे डॉक्टर्स हैं जो चोट ठीक करने की बजाय दुकानदार को चोट दे रहे हैं? कैसे डॉक्टर्स हैं ये? बिल्कुल दीपक जी, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो चाहे किंग जॉर्ज हो या फिर लोहिया हो, यहाँ पर ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है जब डॉक्टर्स ने खुलेआम जो तीमारदार हैं उनके साथ मारपीट की है। हालांकि जिस तरीके से आज लगातार डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमारी रक्षा के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर आई है सामने, ये विचलित करती है, ये हैरान करती है कि सीधे तौर पर जो हड़ताली डॉक्टर्स थे अपने सर पर वो काली पट्टी बांधकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वही डॉक्टर्स पहुंचे थे और उन्हीं डॉक्टर्स के द्वारा वहां पर तोड़फोड़ की गई है। बिल्कुल तोड़फोड़ की गई है और यह तस्वीर का दूसरा पहलू है। हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि किसी भी डॉक्टर पर कोई भी हाथ ना उठाए, सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टरों को भी इतनी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए कि वो भी किसी दूसरे पर हाथ ना उठाएं। डॉक्टर तीमारदारों के साथ संवेदनशीलता के साथ बात करें, मरीजों के साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आएं, यह भी डॉक्टरों की जिम्मेदारी है और कम से कम डॉक्टरों को इन जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि आदमी बीमार होता है तभी डॉक्टरों की शरण में जाता है। अब बात करते हैं देश में कराती जिंदगियों की, जिनको लेकर सिस्टम पर संवेदनहीन होने के आरोप लगे थे। जब ये आरोप लगे तो सरकार बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हड़ताली डॉक्टरों की शर्त माननी पड़ी और इस तरह 7 दिनों से जारी हड़ताल आज खत्म हो गई।
सुरक्षा की मांग पर अड़े डॉक्टर्स को बातचीत की टेबल तक लाने के लिए ममता बनर्जी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पिछले 7 दिनों में डॉक्टर्स की हड़ताल का असर ये रहा कि राज्य का पूरा मेडिकल सिस्टम चरमरा गया और ममता बनर्जी के मेज पर इस्तीफों की झड़ी लग गई। ऐसे में देर से सही ममता सरकार ने डॉक्टर्स की सभी शर्तें मान ली। सीएम ममता बनर्जी ने 10 जून को कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज कांड से सबक लेते हुए ये भरोसा दिलाया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। लंबे गतिरोध के बाद आज शाम तक ममता बनर्जी से डॉक्टरों का गुट मिला तो सीएम के सामने जूनियर डॉक्टरों ने अपनी आपबीती सुनाई। बातचीत में डॉक्टरों ने क्या कहा और इस पर ममता बनर्जी ने क्या भरोसा दिलाया, आपको दिखाते हैं। डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि हिंसक घटनाओं के चलते ड्यूटी पर काम करने में डर लगता है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि हर अस्पताल में एक नोडल अफसर मामले को देखेंगे। जूनियर डॉक्टरों की पिटाई के आरोपियों पर सख्त सजा की मांग की गई। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि हमले में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ओपीडी में जरूरत से ज्यादा दबाव रहता है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि अब राज्य के अस्पतालों में शिकायत निवारण सेल का गठन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कोलकाता के एनआरएस कैंपस में किया। जूनियर डॉक्टरों से बात की हमारी संवाददाता देवजानी ने। जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और ये हड़ताल खत्म हुआ। जूनियर डॉक्टरों के बीच खुशी की लहर है क्योंकि उनको लगता है कि जिस आंदोलन के लिए वो इतने दिनों से लड़ रहे थे उनमें उनको जीत मिली है। आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा हम लोगों का आंदोलन चला, हम लोग का डिमांड सुनने माना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी क्या क्या वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके मतलब आशा में हम लोग बैठे हैं, होपफुल कर रहे कि अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा सब कुछ का। पहले दिन से चाहते कि नॉर्मल सर्विस फिरे, ठीक है। और सीएम का यही एटीट्यूड अगर पहले दिन से रहता तो आंदोलन इतना दिन नहीं चलता, लोगों का इतना सफर नहीं होना पड़ता। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील सरकार के साथ कोलकाता के एनआरएस अस्पताल से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। उधर डॉक्टरों पर भी इस मामले में संवेदनहीन होने का आरोप लगा। वो इसलिए क्योंकि पूरे देश में इस हड़ताल का असर देखा गया। एक ऐसे वक्त जब पूरा देश भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है और साथ ही साथ बिहार में लगभग 100 मासूमों की मौत हो गई है, तब डॉक्टर अपने लिए सुरक्षा की आवाज बुलंद कर रहे थे। क्या यह सही वक्त था? इस पर आपको सोचना होगा। बंगाल में शुरू हुई डॉक्टरों की हुंकार जब दिल्ली पहुंची तो तस्वीर कुछ यूं नजर आई। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पैदल मार्च किया और हर जुबा पर बस एक ही मांग कि सरकार सुरक्षा के पुख्ता कदम उठाए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में यही हाल रहा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में आज डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। बड़े और नामी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखी गई, सिर्फ इमरजेंसी सेवा बहाल रखी थी, लेकिन वहां ड्यूटी के दौरान डॉक्टर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। उधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र और राज्य को ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे हड़ताल की नौबत दोबारा ना आए, क्योंकि हेल्थ सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। संभावित कानून इत्यादि से भी इस तरह के इंसिडेंट्स की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। उसके लिए भी हम स्टेट गवर्नमेंट्स को बात कर रहे हैं। सेंटर में भी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अध्ययन प्रक्रिया शुरू कराइए। अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है तो उम्मीद है कि ओपीडी में हालात सामान्य होंगे, क्योंकि आज दिन भर में देश के कई शहरों में भटकते तीमारदारों की तस्वीरें नजर आईं। मरीजों को लेकर उनके तीमारदार एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चक्कर काटते रहे। अपनी बीमार बच्ची को लेकर वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे इस परिवार को नहीं पता था कि आज ओपीडी बंद है और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए।
ये तस्वीरें वाराणसी के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बीएचयू की हैं, जहां सिर्फ वाराणसी से ही नहीं पूर्वांचल और बिहार से बड़ी तादाद में मरीज आते हैं। और आज यहां भीषण गर्मी में कई मरीज फर्श पर लेटकर वार्ड में पहुंचने का इंतजार करते रहे और उनके तीमारदार चक्कर काटते रहे। गार्ड कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्राइक पे है, कब बैठेंगे कहीं बैठेंगे नहीं, कोई वो नहीं है। बहुत परेशान है, सारे लोग परेशान है सर। कुछ बोर्ड टांग दिए होते तो आदमी सुबह निकल गया होता। 2 दिन से आके पड़े हैं। पता है इतना दूर से हम लोग आए, किराया बड़ा लगा के हड़ताल कर दिए, तो कोई अच्छा चीज़ है। डॉक्टर्स के हल्ला बोल से देश किस तरह हिल गया, उसके लिए राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों की तस्वीरें देखिए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ओपीडी बंद होने से मुश्किलें और बढ़ गई। दरअसल एम्स के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल से दूर रहने का ऐलान किया था, लेकिन रविवार को एम्स में एक जूनियर डॉक्टर की पिटाई ने आग में घी डालने का काम कर दिया और इसका असर ये हुआ कि ओपीडी में चक्का जाम और सड़क पर मरीजों को लेकर तीमारदारों का सैलाब। यही तस्वीर नजर आई। कहते हैं जनाजा जितना छोटा होता है उसका दर्द उतना ही बड़ा होता है। बिहार में सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि इस चमकी बीमारी से इन बच्चों को निजात कैसे दिलाई जाए। पोती बउआ के बापो नहीं खन, बाप के मुँह दिलक 12 में, बउआ के बाप के 12 मुँह दिलक, हमरा कोनो साधन नहीं के। कल तक घर के आंगन में हंसती खेलती 7 साल की गुड़िया आज कफन में लिपटी है। झकझोर कर देने वाली ये दास्तां बिहार के उसी मुजफ्फरपुर की है, जहां अब तक 3 दिन में सैकड़ों परिवार के चिराग बुझ चुके हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH हॉस्पिटल में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का अंबार लगा है, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं दौरे पर पहुंचे नीतीश सरकार के मंत्री श्याम रजक कह रहे हैं कि जब तक रिसर्च नहीं होगा तब तक बीमारी की तह तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन लोगों ने पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, ये अभी तक इसके लिए रिसर्च जब तक नहीं होगा कोई बीमारी के बारे में तुरंत नहीं पता चला जा सकता। ऐसे में सवाल है कि क्या सिस्टम ने बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मासूमों की मौत से बिहार में हाहाकार मचा है। मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में इस भयानक बीमारी का कहर है। ऐसे में पीड़ित बच्चों के परिवार वालों का सब्र जवाब देने लगा है। वहीं केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुजफ्फरपुर के SKMCH हॉस्पिटल के बाहर राज्य के मंत्री के खिलाफ पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा और बात तू-तू मैं-मैं तक पहुंच गई। क्या हम भारी शोर शराबे के बीच मंत्री जी अपनी कार से तो रवाना हो गए, लेकिन मासूमों की मौत से उठा बवंडर शांत नहीं हुआ। एक और मासूमों की मौत, दूसरी ओर हॉस्पिटल में बद इंतजामी से परिवार वालों के सब्र का बांध टूट गया। तो देखिए, यह है परेशानी और नतीजा ये हुआ कि जब यहाँ पर मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री पहुँचे तो उन्हें भी मरीज के परिजनों ने घेरा। आप आएँ और सिर्फ देख कर जाए नहीं, व्यवस्था सुधारिए। अस्पताल में बिल्कुल अराजक स्थिति, परेशान परिजन, परेशान मरीज। ये हाल तब है जब 24 घंटे पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसी अस्पताल का दौरा किया था। बावजूद इसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं मुजफ्फरपुर में हर्षवर्धन और मंगल पांडे के खिलाफ बच्चों की हो रही मौत के मामले में एक परिवाद पत्र दायर किया गया है। देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों की हालत पस्त कर दी है, लेकिन बिहार में हीट वेव का कहर इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन को इलाके में धारा 144 लगानी पड़ गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य में गर्मी ने हालात इतने ज्यादा खराब कर दिए हों कि सरकार धारा 144 लगाने पर मजबूर हो जाए। मामला बिहार के गया जिले का है, जहां लू के कहर से 3 दिनों में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अब लू से बचने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से कहा है कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें।
गया में मौसम सामान्य होने तक धारा 144 लागू रहेगी, यानी इस दौरान कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। गया प्रशासन ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। सुबह 10:30 बजे के बाद निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। 17वीं लोकसभा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज शुरू हुआ। इस दौरान नए सांसद अपने अपने अलग अलग रंग में नजर आए। नए सांसदों के शपथ विधि की आज शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली। जैसे ही सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, लोकसभा मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। एनडीए सांसदों ने मेज थपथपाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया, भारत माता की जय के नारे लगाए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17वीं लोकसभा के पहले दिन नजारा काफी बदला हुआ था। कुछ चेहरे नए थे तो कुछ चेहरे गायब नजर आए। 16वीं लोकसभा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगल वाली सीट पर राजनाथ सिंह मौजूद रहे। वो लोकसभा में संसदीय दल के उपनेता हैं, तो वहीं राजनाथ सिंह के बगल वाली सीट पर सुषमा स्वराज की जगह गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और अमित शाह के बगल में बैठे थे थावरचंद गहलोत। आमतौर पर इस सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद रहते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी ने चुनाव नहीं लड़ा और गांधीनगर की उनकी सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संसद पहुंचे हैं। संख्या बल के हिसाब से लोकसभा में पहली पंक्ति की 20 सीटों में 13 सीटें एनडीए के हिस्से में आई हैं। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के शौक से कांग्रेस अभी भी उबर नहीं पाई है। कांग्रेस का असमंजस आज लोकसभा की शुरुआत के साथ भी खत्म होता नहीं दिखाई दिया। संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सदन में नदारद रहे और जब अपने शपथ के लिए पहुंचे तो शपथ के साथ वो दस्तखत करना ही भूल गए। संसद के गलियारों में सुबह से ही चर्चा थी कि राहुल गांधी है कहां, राहुल आएंगे या नहीं, इसको लेकर असमंजस बना रहा और ये सस्पेंस खत्म हुआ लंच के बाद, जब राहुल गांधी अपने चिर परिचित सफेद कुर्ता और पायजामा में लोकसभा पहुंचे। पहले वो दूसरी पंक्ति में बैठते थे, लेकिन 17वीं लोकसभा के पहले दिन वो अपनी मां और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी के बगल में बैठे नजर आए। शपथ के लिए राहुल का नाम पुकारा गया तो कांग्रेसी सांसदों ने मेज थपथपाकर राहुल का स्वागत किया। राहुल ने अंग्रेजी में वायनाड से सांसद के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली और फिर आगे बढ़ गए। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने उन्हें याद दिलाया कि वो साइन करना भूल गए, तो राहुल गांधी लौटे और रजिस्टर पर साइन किया। राहुल का ये कंफ्यूजन तो चंद पलों का रहा, लेकिन कांग्रेस का कंफ्यूजन दूर होता नहीं दिख रहा। पार्टी अब तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। सब ठीक हो जाएगा, इसमें आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। हमारे पार्टी की चिंता है, हमारी चिंता हमको करने दीजिए, आप क्यों ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जिस मामले को पार्टी का अंदरूनी मसला करार देकर छोटा बताने की कोशिश में हैं, वो दरअसल कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं और आलम यह है कि आज भी राहुल को मनाने के लिए प्रियंका और सोनिया को उनके घर जाना पड़ा था। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अभी भी असमंजस के बादल बरकरार हैं। उसी तरह लोकसभा में सदन पटल पर कांग्रेस का नेता कौन होगा, उससे लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जाहिर है कांग्रेस अभी भी अपने हार से उबर नहीं पाई है और यही वजह है कि संसद सत्र के शुरू होने के बाद भी कांग्रेस के ऊपर छाया हुआ अंधकार अभी भी छंटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो कांग्रेस का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है, उधर भारतीय जनता पार्टी जीत के बावजूद भी आगे की तैयारियों में जुटी है। जेपी नड्डा को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। आज दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा को बीजेपी के संगठन चुनाव संपन्न होने तक बीजेपी की कमान सौंपने का फैसला हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी और वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी सदस्यों ने नड्डा को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अमित शाह ने खुद बतौर गृह मंत्री अपनी व्यस्तताओं का हवाला देकर पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। पूरे संसदीय बोर्ड ने मिलजुल कर यह फैसला किया है कि अब श्री जगत प्रकाश जी नड्डा
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। पूरे संसदीय बोर्ड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे। सबने जेपी नड्डा जी का अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है। हम बात कर रहे हैं एलओसी यानी लव ऑफ क्रिकेट की, लेकिन क्रिकेट का यही लव पाकिस्तान में हाहाकार का सबक बन चुका है। अपने 25 साल के पत्रकारिता करियर में मैंने पाकिस्तान पर भारत की विशाल जीत के कई मौके देखे हैं। इस बार फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप के महामुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। मैनचेस्टर में विराट की सेना ने पाकिस्तान को 89 रनों से हरा दिया। इस लगातार जीत ने पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री इमरान खान को भी आईना दिखा दिया है। 1982 में बतौर क्रिकेट कप्तान इमरान खान ने कहा था कि कश्मीर के मुद्दे को क्रिकेट पिच पर हल कर लिया जाए, और अब वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7वीं बार शिकस्त दे दी। तो क्या इमरान कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा बंद कर देंगे? विराट की सेना ने मैनचेस्टर में फिर बढ़ाया भारत का मान। हारा पाकिस्तान, झूम उठा हिंदुस्तान। क्रिकेट पिच पर टीम इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक के सामने बेहाल हुआ पाकिस्तान। ये हार नहीं भूल पाएगा पाकिस्तान। इस मात के मातम की टीस पाकिस्तान को सालों परेशान करती रहेगी। पाकिस्तानी अवाम हो, क्रिकेट फैंस हो, पाकिस्तानी टीम हो या फिर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, हर किसी को ये हार सालती रहेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार 7वीं हार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखा दिया है। क्रिकेट पिच से सियासत की सरजमी पर आए इमरान खान ने 1982 में बड़बोलेपन की हद पार कर दी थी। वो 1982 का दौर था जब पाकिस्तान ने 6 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 4-0 से शिकस्त दी थी। उस दौरान तत्कालीन पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान इमरान खान ने यहां तक कह डाला था कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट मैच से कर लेना चाहिए। दोनों टीमों में से जो जीतेगी कश्मीर उसका। तो क्या अब भी पाकिस्तानी कप्तान अपनी बात पर कायम है? क्या कश्मीर का फैसला 22 गज की पिच पर करने की हिम्मत अब भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पास है? बड़बोले पाकिस्तानी वजीर आजम अब बताएं कि कश्मीर को क्रिकेट की हार जीत से जोड़ने की उनकी सोच क्या अब भी कायम है? क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार हार रहे पाकिस्तान के लिए मैनचेस्टर का महामुकाबला काफी अहम था। इस मैच को लेकर पीएम इमरान खान कितने संजीदा थे, इसका सबूत है ये ट्वीट। मैनचेस्टर के मुकाबले के आगाज से पहले ही इमरान खान पाकिस्तानी कप्तान को नसीहत दे रहे थे। गेंदबाजों और बल्लेबाजों को लेकर रणनीति साझा कर रहे थे। तनाव भूलकर खेल पर फोकस करने की सलाह दे रहे थे। आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए हौसला बढ़ा रहे थे। कप्तान सरफराज को यहां तक बता रहे थे कि उन्हें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान की सारी कोशिश विराट की सेना ने नाकाम कर दी और वर्ल्ड कप में लगातार 7वीं बार पाकिस्तान चित हो गया। तो आईसीसी वर्ल्ड कप में लगातार 7वीं बार टीम इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मात दी है। 12वें वर्ल्ड कप के 22वें मुकाबले के दौरान विराट की सेना ने पाकिस्तानी टीम को लगातार 7वीं बार शिकस्त दी। इससे पहले भारत और पाकिस्तान की टीमें विश्व कप में कुल 6 बार भिड़ चुकी हैं। आप देखिए 2009 में, 19 में मैनचेस्टर यानी कल हराया, 2015 में एडिलेड में हराया, 2011 में मोहाली में हराया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह मुकाबला देखा था। 2003 में सेंचुरियन में हराया। ये 4 हारे हैं और इसके अलावा और 3 हारे हैं। 1999 में मैनचेस्टर में एक बार फिर से हराया था, 1996 में बेंगलुरु में हराया और 1992 में सिडनी में हराया। तो रिकॉर्ड है, इस बार हुआ है सत्ते पर सत्ता। क्रिकेट के महामुकाबले में लगातार 7वीं बार पाकिस्तान को हिंद के शेरों ने पस्त किया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिलेली करारी हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। ऐसी एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सुनिए आप भी पाकिस्तानी आंटी का एक गुस्सा। जहाँ भी भेजते हैं उनको वहीं से हार के आ जाते हैं, जहाँ भेजते हैं वहीं से हार के आ जाते हैं। ये पता नहीं कौन इनको भेजता है, जो भेजता है उनको भी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम अपने मुल्क को तो बचा ले। मुल्क की तो बेइज्जती ना कराया जाए, मुल्क की बेइज्जती कराया जा रहा है। कितने शर्म की बात है, खैरत की बात है। इंडिया से तो हमेशा हारते हैं, इंडिया से तो पता नहीं क्या होता है इंडिया से।
इंडिया को तो देखते ही चूहे बन जाते हैं। बताओ, हर मैच हारा उनसे, हर मैच हारा, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे, कितनी बेइज्जती करवाई। हम लोगों की बेइज्जती होती है पाकिस्तान वालों की। इससे बेहतर ये है कि मैच ना खिलवाया जाए, कहीं भी नहीं खिलवाया जाए, मैच को बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बंद करके आग लगा दो, बल्लों में, गेंदों में, विकेटों में, सब में आग लगा दो। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत हमको दुख हुआ है, अफसोस हुआ है, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। सुबह से आग लगाए बैठे हैं, कल से परसों से मैच होगा, मैच होगा, लेकिन मेरे दिल को था ये कि ये बेइज्जती कराएंगे। ये बेइज्जती कराने के लिए उतरते हैं मैदान में, बेइज्जती करा के अपनी नाकें कटवा के आ जाते हैं। बस नाकें कटवानी होती है, मगर अपनी कटवाए ना सारी, पाकिस्तान की क्यों कटवाते हैं? पाकिस्तान की बेइज्जती है बहुत। तो आंटी का पूरा गुस्सा, पूरा गुबार पाकिस्तानी टीम पर निकला। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में मिली लगातार 7वीं हार ट्वीट पर भी हिट रही। पाकिस्तानी फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस ने इस पर अपनी राय रखी। विराट की सेना को मिली जीत को भारत के सियासी लीडरों ने भी सेलिब्रेट किया। सोशल साइट पर ट्रोल होने वालों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में कप्तान सरफराज का नाम सबसे ऊपर है। पाकिस्तान पर विराट टीम ने फतह क्या हासिल की, इसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और इस जीत को स्ट्राइक करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी टीम इंडिया को ट्वीट कर जीत की बधाई दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जीत पर ट्वीट किया। इस बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम विराट की सेना से भिड़ने से पहले मैनचेस्टर घूम रही थी। पिच पर पसीना बहाने और रणनीति बनाने की जगह बर्गर का मजा लूट रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा और राहुल वैद्य के मजाक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जीवा पापा महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करते हुए देखकर खुश हैं। बिस्किट दो, बिस्किट तो खिलाओ मुझे, अकेले अकेले खा रही हो आप। कैन यू गिव मी बिस्किट? नो बिस्किट, बिस्किट। ओह सो स्वीट बेबी, शी so sweet. Jiva, thank you. Thank you for the biscuit. Welcome. You saw Papa playing? Yeah! You were happy? No. You were not happy? Why? I was very happy. Very much. Chalo, enjoy the match. Biscuit. और कल का दिन फादर्स डे भी था और बेटियां अपने पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही कारण था कि कल टीम इंडिया को जीत का तोहफा मिला। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।